हे गाइस, वेलकम बैक टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अच्छी से अब काम भी नहीं चलेगा, अब तो बहुत अच्छी चलानी पड़ेगी। एक बात समझिए, देखिए आपने सिलेबस जो भी कवर किया है 6 महीने 7 महीने 1 साल में, जो भी थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस आपने जो भी कवर किया है, अब देखो जो 40 दिन में ना आपको वो पूरा सिलेबस अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। क्योंकि एक बात समझिए, अगर इन 40 दिन में अगर आप ढीला पड़ गए ना तो क्या होगा ना कि आपको एक ऑप्शन में कंफ्यूज रहेगा कि यार ये है ना फर्स्ट ऑप्शन तो सही लग रहा है, सेकंड भी हो सकता है, ऐसे कंफ्यूजन रहेगा कि 1920 होगा या 1921 होगा। तो अगर इन 40 दिन में आप अच्छे से अगर दिमाग में बैठा लोगे ना चीज़ों को, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और स्पीड भी, जैसे मैथ के कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे तो स्पीड वहीं से आएगी। तो अब रिवीजन पे जान लगा दो भाई, 40 दिन में आपको पूरा रिवीजन करना है, एक दो बार जो भी जितना भी हो सके आपसे। ठीक है, तो इन 40 दिन में सब कुछ पलटा जा सकता है कि आपकी जॉब आपके हाथ में भी हो सकते हो, और देखिए और कोई भी लेके जा सकता है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे, जो आज की वीडियो की इस बारे में होने वाली है। और जो बच्चे नए जुड़े उनको फिर से बता दूं, हमारे ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर तो करवा ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं कि वहां से जो भी जीएस के टॉपिक मिल रहे हैं, जैसे ब्लड का मिला, कल हमारे अमेंडमेंट का अनुच्छेद का मिला। ठीक है, तो वो टॉपिक पूरा कवर करवा देता हूं मैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका पूरा जीएस कैसे पूरी एक क्रैश कोर्स के टाइप में चल रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे सारे जीएस के सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पे जीएस के ही नहीं और भी सब मैथ के भी, रीजनिंग के सब क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स के लिए अलग टीचर से पढ़ रहे हो और रीजनिंग के अलग टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है, और दोनों क्या होंगे, लैंग्वेज आपके हिंदी दोनों में लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। तो आप आते जल्दी से। उससे पहले आपने किसी पेपर सोल्व करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, मॉक टेस्ट ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, 300-400 बच्चे हो चुके हैं उन ग्रुपों में। ठीक है, तो उस ग्रुप में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उन बच्चों को एक टारगेट देते हैं कि मॉर्निंग में कि भाई आपको टारगेट दिया जाता है मॉर्निंग में कि आपको ये मॉक करना है। ठीक है, फिर आपको उसमें सब डिस्कस कर सकते हैं उस ग्रुप में। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे जो बच्चे जैसे अकेले तैयारी करते हैं, ठीक है, इतना बड़ा ग्रुप नहीं है तो उनको पता ही नहीं लगता यार कितना कंपटीशन चल रहा है। आप 80 नंबर पे सेटिस्फाई हो जाओ। ठीक है, वहां पे क्या होगा, बच्चे 100 से भी ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या होगा, पुश मिलेगा कि यार हाँ कंपटीशन है, ये बच्चा लेके आ सकता हूँ, मैं भी लेके आ सकता हूँ। तो आपको उस ग्रुप में अगर ऐड होना है तो नीचे क्या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैं आपको इंस्टाग्राम से लिंक भेज के आपको उस ग्रुप का ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपके नंबर भेज सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये बता दें, देखिए ये क्या है, ये ऐसे मैंने बताया ना कि हमने टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब लेक्चर्स बाय अंकुर यादव के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी उमंग स्टडी पे, वो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से पहले खुद आंसर दो, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, मैं करवाता हूं, फिर इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए अपना आंसर। चलिए मैं बताता हूं, देखिए पहले तो आओ किसी यहाँ पे क्या देखा, द पीएच रेंज ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है। ठीक है, मतलब ब्लड की बात कर रहा है, ह्यूमन बॉडी में क्या है, ब्लड ही है। ठीक है, तो ब्लड की बात कर रहा है, तो पहले तो एक बार ब्लड का समझ लो क्या क्या चीजें होती है ब्लड का। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर पूछ ले कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ठीक है, और ये क्या होता है, सोल्टी इन टेस्ट होता है, नमकीन होता है टेस्ट में। ठीक है, और अगर पूछ ले इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, देखिए वॉल्यूम में दो चीजें पूछता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसएससी में या टीसीएस द्वारा पूछे हुए हैं, वही मैं बता रहा हूं। जो बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं या जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज चल रही है वीडियो में। ठीक है, तो पहले आता है वॉल्यूम पे। अगर पूछ ले लीटर में पूछ ले, तो हमारे ब्लड में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। ठीक है, अगर वेट में पूछ ले तो हमारे बॉडी का 7% वेट क्या होता है, 7% ऑफ बॉडी वेट क्या होता है, हमारा ब्लड ही होता है। अगर 100 किलो का बंदा है तो 7 किलो उसमें क्या होगा, खून होगा। आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो एक चीज और देख लो, ब्लड की क्या होता है ना, ये तो आपको पता होगा ना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी का नॉर्मल पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमारे ब्लड का पूछ ले, ब्लड का पूछ सकता है, बॉडी का तो पूछ रखा है काफी बार, ब्लड का पूछ सकता है। ब्लड का पूछे तो 38 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इससे ज्यादा आपको ब्लड के बारे में तो शायद नहीं पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बता दिया। अब आता है पीएच पे। इसकी पीडीएफ भी उस ग्रुप में मिल जाएगी, अगर आप कहेंगे ना तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा उस ग्रुप में।
ठीक है। तो अब जल्दी से आते हैं पीएच पे। पीएच देखिए, पहले तो समझे पीएच होती क्या है। पीएच क्या होती है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है किसी भी एक, किसी सॉल्यूशन की या जो भी उसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कह लो या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह लो। तो पीएच इक्वल टू होती है, ये भी पता होना चाहिए, पूछ सकता है ये फॉर्मूला की ऑप्शन देके H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो ये आपका होता है, ये नेगेटिव साइन होता है स्टार्टिंग में और आपके पीएच में। तो ऑप्शन में दे देगा माइनस लॉग OH आयन दे देगा, ऐसे और कोई आयन दे देगा, तो आपको टिक किस पे मारना है, ये आपके पीएच की वैल्यू होती है। तो बस ये याद रखो, डिटेल में मत जाओ, बस इतना याद रखो। अब आ जाओ ब्लड की पीएच पे। ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.34 से लेके 7.45 तक। ठीक है। तो कई पेपर में आप कुछ भी देना, जैसे 7.25 के अराउंड भी दे देते हैं। ठीक है। तो इतना ऑप्शन ज्यादा पास नहीं जाएंगे, देखिए दूर दूर ऑप्शन है 3-4, तो आप 7.25 के अराउंड याद रखो, नहीं तो सबसे एवरेज सेफ होता है 7.4। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो एनसीईआरटी में दे रखा है 7.25 टू 7.45, तो आप 7.4 ज्यादातर ऑप्शनों में दिया रहता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट अपने पीएच पे। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीएच है जिनकी वैल्यू पूछ सकता है। भाई ब्लड की पूछ रखी इस बार, तो ये नहीं है ना एक साइड में इस ब्लड की पूछ रखी, दूसरे मिल्क की पूछ लेता है, तो एक बार में पूरा टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। इसलिए हमें सारे बहुत ज्यादा 133 पेपर करने की सोल्व भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगले पेपरों में आप देखोगे खुद आंसर दोगे। अब देखिए, अब बताने आपको इनकी जल्दी जल्दी कमेंट करना है, आपको पीएच बताते जाना है। ठीक है। तो टी की जो चाय है उसकी पीएच क्या होती है, 5.5। कॉफी की बताइए जल्दी से, कॉफी की होती है 5। मिल्क की कितनी होती है, मिल्क तो है 6.6। देखे एसिडिक है मिल्क। ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, 0 से अगर 7 के बीच में है तो ये तो क्या होता है, अगर पीएच की वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में है तो क्या होगी, बेसिक, या क्या कहते हैं कई बार अल्कलाइन। ठीक है। तो अगले आइए अपनी, अब आइए बियर पे। तो बियर की बताइए कितनी पीएच होती है, आप में से काफी पीते भी होंगे, बताओ जल्दी। बियर की होती है 3.4। ठीक है। वाइन की बताइए 2.3। ठीक है। और लेमन जूस की, लेमन जूस मतलब नींबू का पानी, नींबू का जूस मतलब पानी मत मिला देना उसमें, तो पीएच कम हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी, फिर एसिडिक कम रहेगा ना। तो लेमन जूस प्योर, प्योर की बात करें, सारी चीजें प्योर में है। ठीक है। मिलावट मत कर देना। तो लेमन जूस कितने होंगे, 2.3। और देखिए और किस किस की पीएच पूछ सकता है, विनेगर की पूछ सकता है, सिरका जो बोलते हैं ना विनेगर, तो उसकी पीएच कितनी होती है, 2.3। स्लाइवा जो हमारे राल, मुंह में जो राल होती है उसकी कितनी पीएच होती है, 6.8। और गैस्ट्रिक जूस जो पेट के अंदर, जो आपको पता होगा ना एसिडिक होता है, जो हमारे जो पाचन शक्ति में हमारी मदद करता है, तो वो उसकी क्या होती है, एक तो ये समझो वहां पे क्या होता है, एसिड कौन सा होता है, HCl होता है, और उसकी पीएच क्या होते हैं 1.5 से लेके 2 के बीच में, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, देख लो। और अगला क्या होता है, पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रियाज द्वारा जो भी जूस निकलता है वो, उससे क्या होता है, उसकी पीएच क्या होता है 8.0 से लेके 8.5। और एक चीज और याद रखो, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये ज्यादातर टीचर डिस्कस नहीं करते, एसिड रेन का ध्यान रखो। अगर एसिड रेन दे रखी है उसकी पीएच कितनी होती है, 5.6। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चनों में पूछ लेता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो काफी मेहनत लगती है यार वीडियो इंग्लिश में बनाने में, हिंदी में बनाने में, फिर काफी प्रेजेंटेशन वगैरह करने में। ठीक है। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एक बार, ठीक है, और शेयर कर दो जल्दी से, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। फिर ही तो मोटिवेशन आएगा यार, जब ही तो मन करेगा ना कि आपको अच्छे से पढ़ाए। चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से दिए, बहुत आसान है। अभी 2 दिन पहले भी ये टॉपिक देखा था, भगत सिंह की जब हमने बायोग्राफी पढ़ी थी, उस टॉपिक में भी मैंने बताया था। आज भी रिविजन हो जाएगा आपका। ठीक है। ये देखते हैं जल्दी से। चलिए मैं बताता हूं, व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंड, कब फाउंड हुई थी भाई, 1924 में। देखिए 2 चीजें आती है, 2 एसोसिएशन आती है, एक आती है HRA, ठीक है, एक है HSRA। ठीक है। तो इनका मतलब समझे, इसका तो आपने देख लिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होगी। इसमें क्या होता है,
रिपब्लिक एसोसिएशन सेम है, पर इसकी स्थापना कब हुई थी 1924 में, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1928 में। ठीक है, इसकी भी स्थापना फाउंडर कौन थे देखिए, शेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और इनके भी किसी फाउंडर वही थे, शेखर आजाद, किसी भगत सिंह और राजगुरु वगैरह। ठीक है, और भी मेंबर थे पर इंपॉर्टेंट मेंबर यही थे। ठीक है, जो भी। तो अब देखिए इनके बारे में और क्या पूछता है, देखिए 1924 में जो एचआरए एसोसिएशन थी, इसका सबसे पहले पूछते फर्स्ट काम क्या क्या था इन्होंने। तो सबसे पहले 1925 में इन्होंने क्या किया था, काकोरी केस, क्या उस टाइम क्या कहते थे, काकोरी केस कह देते थे या काकोरी कांड कह देते थे, पर अब नहीं कहना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब आपको पता होगा इसका नाम बदल के क्या कर दिया, जो ये 9 अगस्त, डिटेल में देखते हैं, 9 अगस्त 1925 में जो काकोरी केस हुआ था, अब इसका नाम क्या कर दिया, काकोरी, करंट का टॉपिक है ये, करंट का अफेयर में आएगा ये क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था, 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था, कैसे, जो खजाने को लूटा गया था। इसके अंदर कितने बंदों को अरेस्ट किया गया था, 29 बंदों को अरेस्ट किया गया था, और 4 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इनमें से तो 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किन किन को फांसी मिली थी, तो वो देख लीजिए, आरपी बिस्मिल, असफुल्ला खान, और बताइए 2 नाम और कौन थे, रोशन सिंह, और 4th कौन थे, राजेंद्र लहीन। तो ये 4 बंदों को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इस बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, ये बस काफी है। ठीक है, एचआरए के बारे में, और इसके बारे में मैंने बता ही दिया था, 1928 में एसआरए की स्थापना हुई थी। आपको फाउंडर बता दिया, प्लेस कहाँ पे, अगर पूछा जाए कहाँ पे फाउंडेशन प्लेस पूछ ले तो प्लेस कहाँ पे हुई थी, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर। ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर। तो फिरोज शाह कोटला का स्टेडियम का नाम बताइए, क्या चेंज कर दिया गया, करंट का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इनका फर्स्ट काम क्या था, इन्होंने तो काकोरी ट्रेन एक्शन वाला काम किया था, इनका क्या फर्स्ट वर्क क्या था, बताइए जल्दी से। तो इनका फर्स्ट वर्क क्या था कि जो हमारे लाला जी थे, लाला लाजपत राय, उनको पता है आपने, किसी लाठी चार्ज में उनकी इंजरी हो गई थी, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं का बदला लिया गया था इनके द्वारा, एचएसआरए एसोसिएशन के द्वारा, और किसका मर्डर करके, सोंडर्स का मर्डर करके। ठीक है, और कहां पे मर्डर किया था, लाहौर रेलवे स्टेशन पे सोंडर्स का मर्डर किया था। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जल्दी से कीजिए, मैथ का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए, आंसर करना है सबको। जल्दी कीजिए भाई, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं बताता हूं, देखिए इसको क्या मान लेते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में ना, एक्स वाई को मान लेते हैं जेड। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जेड का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर इक्वल टू 83। ठीक है, और पूछ रखा है जेड माइनस 1/z की वैल्यू निकालनी है। अब निकाल लोगे, जल्दी से निकालो। ठीक है, मेरे साथ साथ निकालो। तो देखिए आपको पता होगा, ये अगर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू मान लो एक्स है, तो ए माइनस अपॉन में ए की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए। एक्स माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है, एक्स माइनस में 2/रूट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 83। भाई माइनस आएगा प्लस आएगा, जल्दी बताइए। देख कई बच्चों ने तो हाँ भी कर दिया, अरे हरामखोर ये ऐसे नहीं आता। ठीक है, मैं यही देख रहा था। तो ये क्या होता है, ए माइनस में 1 क्या होता है, एक्स माइनस में 2√। तो ये वाला साइन होता है ना, यहाँ पे जो साइन है उसका साइन का वही साइन होता है। जैसे a प्लस में 1/a पूछता तो क्या होता है, x प्लस में 2 का रूट। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इस वाले साइन के अकॉर्डिंग, तो जो प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, यहाँ पे यही होता है। ठीक है, बेसिक पे नहीं जाएंगे, सीधे फॉर्मूले पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 83 माइनस में 2 और इसका रूट कर देंगे, तो क्या होगा 81 का रूट 9। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। मैथ से क्या होगा ना, मैथ के क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड कर दिए हैं क्योंकि यार ये होता है ना कि मैथ का आपको पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल पता रहे। ठीक है,
लेवल वैसे इतना हार्ड नहीं है, पर आपको टाइप पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको जैसे करंट का क्वेश्चन था ये थोड़ा सा, तो करंट का क्वेश्चन भी आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको ये नहीं पता भाई, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, मेंबर्स के बारे में पूछ रहा है, तो आपको अब ये नहीं है कि WTO के मेंबर पूछेगा, अगली बार UN के पूछ लेगा, WHA के मेंबर पूछ लेगा, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसलिए ऐड किया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कितनी मेंबर कंट्री है WTO ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अभी कितनी है 164। लास्ट कंट्री कौन थी, अफगानिस्तान, जिसने ऐड किया गया था, लास्ट अफगानिस्तान को ऐड किया गया था। तो मैंने बताया ना डिटेल में देखेंगे, तो ये देखिए मैंने आपको पूरा डाटा दे दिया है, आप देख सकते हैं। एक बार जूम कर देता हूं फिर भी मैं, अगर नहीं दिख रहा तो देखिए इस बारे में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस बच्चों को अगर ये डाटा नहीं है जिसके पास, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है कि ये ILO सारे किस कहाँ पे स्टेब्लिश्ड हुआ था, कब हुआ था, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और अभी प्रेसिडेंट कौन है, और कितने मेंबर ऑफ कंट्री हैं। तो ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको नोट्स बनाने तो जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा हो जाएगा फिर आप अब नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। अब सीधा स्क्रीनशॉट लो और याद करो, अब तो सीधा दिमाग में फीड करो, अब तो किताब में नहीं, कॉपियों में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने किस पे क्वेश्चन था, WTO पे, तो WTO की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था स्थापना, 1995 में। डेट पे जाने नहीं है, ईयर याद कर लो सिर्फ, और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार देखना क्वेश्चन में पक्का मिलेगा ये कि इसके प्रेसिडेंट क्यों है, और सारे याद होना हो, जैसे WHO के तो याद होने चाहिए, क्योंकि पता है आप कोरोना वगैरह का टाइम चल रहा है, तो WHO तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पर्सनैलिटी, नागोजी ओकोंजो-इवेला, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जो किसी प्रेसिडेंट बनी है इसकी WTO की, और ये क्या है, अफ्रीकन, पहली अफ्रीकन वुमेन है जो इसकी प्रेसिडेंट बनी है। तो ये आप करंट का याद रखना, 164 मेंबर है, लास्ट अफगानिस्तान था, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। और अगर ये नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करना, किसी वो एक ग्रुप में मिल जाएगा आपको ये फोटोज वगैरह, जो नोट्स वगैरह मैं उसी ग्रुप में प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक है। इंस्टा पे मैसेज कर देना मेरे को, किस पे, me_ANKUR यादव, तो वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हो, आपसे कोई आपको मेंटोर नहीं है आपको बताने के लिए कि यार क्या करूं क्या नहीं, तो उस पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पक्का रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन इंडिया, तो न्यूक्लियर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो बताइए जल्दी से कहाँ पे स्थापित किया गया था। मोस्टली बच्चों को पता होगा, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तारापुर में, ठीक है, हाँ ठीक है, तारापुर में सबसे पहले किसी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेपअप किया था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज ये, जल्दी से। तो तारापुर बिजली संयंत्र कहाँ पे है, भारत में, ये तो आपको पता होगा, पर कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसको कौन ऑपरेट करता है, कौन सी बॉडी ऑपरेट करती है, ये पता होना चाहिए, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदी में ये दे रखा संचालित परमाणु ऊर्जा निगम, ठीक है। और फिर इसका ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट की हेल्प के से बनाया गया था, तो ये याद कर लो, ठीक है। अमेरिका की हेल्प से हमारा ये बनाया गया था। और एक बस ये याद कर लो कि कब स्थापना हुई थी इसकी, 1964, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेट जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो 1964 में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई थी। और एक ये याद कर लो, फ्रांस, चीन और रूस से यूरेनियम की सप्लाई होती है इसके अंदर, भाई आपको पता होगा ना, इसके अंदर फ्यूल जाता है, तो किसी जो रेडियो एक्टिव हमारा है न्यूक्लियर चलाने के लिए, तो वो क्या यूज करता है, यूरेनियम। और वो कहाँ से सप्लाई होता है, फ्रांस, चाइना और रशिया सप्लाई करता है। अब यूरेनियम के बारे में पता होना चाहिए आपको, यूरेनियम आपको पता है, एटम फिजिक्स का टॉपिक भी क्लियर करवा देता हूँ, काफी बार पूछ लेते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 92, एटॉमिक मास क्या है, 238। पूछ ले एटॉमिक नंबर कैसे, प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन उतने होते हैं जितने एटॉमिक नंबर है, तो 92 ही है इसके प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। और बताओ ये क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। और इसका अगर पूछ ले न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो इन दोनों को आपस में डिफरेंस कर दो, तो ये कितना आएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 और 1 146, शायद डिफरेंस ये होगा, देख लो आप। हाँ ठीक है, तो ये आपके न्यूट्रॉन्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से।
जल्दी से कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद ये बड़ा दिख ही रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से मैथ का क्वेश्चन है, आंसर दे जल्दी से। 20 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए। 20 सेकंड का, 5 सेकंड का आंसर नहीं है। और थोड़ा सा ट्राई करो ना कि मन ही मन करने की कैलकुलेशन तैयारी करा करो, ठीक है। अगर आसान क्वेश्चन है तो मन ही मन कैलकुलेशन कर लिया करो, वो उससे स्पीड बढ़ती है। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू दैट ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज। तो नंबर ऑफ मेल और किसी फीमेल और मेल के रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय का, और फिर कह रखा है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी 90, ठीक है। तो सीधा दे रखा है 3 की वैल्यू क्या है 90, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई 30, और पूछ रखा कितना टोटल वर्कर है कि 5 हो गए टोटल, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 5 गुना में 30, तो 150 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐड करने का मतलब दो ही है, एक तो आपका प्रीवियस ईयर कवर हो जाए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, आसान हो हार्ड हो, और एक आपको पता चल जाए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप तैयारी उस अकॉर्डिंग कर सको। तो अब जल्दी से क्वेश्चन कीजिए, आंसर दीजिए इसका। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154, ठीक है, तो देन द सर्कमफ्रेंस, तो ये ऐसे कर सकते हो, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154, तो ये कितने पे जाएगा 7 पे, ठीक है। ये कितना आर की वैल्यू 7 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 7 होगी, ठीक है। और किसी सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 इंटू में पाई आर, 2 पाई आर ही होते हैं ना सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर, तो ये 7 से 7 44 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। विच इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल, तो इसमें क्या ही बताऊं, इसका तो सबको पता होगा। तो ये क्या है, सीमेंट में आपको पता है लाइमस्टोन क्या यूज करा जाता है, तो सीमेंट में यूज किया जाता है, सीमेंट फैक्ट्री में यूज किया जाता है चूना पत्थर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, मैथ का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दिए भाई इसका, सब देंगे, सबको करना है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या है, ए बिजनेसमैन परचेज 20 आर्टिकल्स, ठीक है 20 आर्टिकल, एक व्यापारी 20 वस्तुएं खरीदता है जिसका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, व्यापारी का लाभ ज्ञान हानि की बताइए, ठीक है। तो एक क्या दे रखा है, ए बिजनेसमैन परचेज 20 आर्टिकल हुज कॉस्ट 20 आर्टिकल्स हुज कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, ठीक है। तो 20 सीपी का कॉस्ट प्राइस हो गया ना, 20 सीपी का किसके बराबर है 15 एसपी के बराबर है, ठीक है। अब निकाल लो रेशियो, निकाल लो रेशियो से आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो इसको क्या करो, यहाँ से काट दो, ये आ गया 3 पे, ये क्या 4 पे, तो इन रेशियो को सीधा उल्टा कर दिया करो, जैसे इस साइड 3 है इस साइड 4 है, तो ये 3 आ गया ये 4 आ गया, तो इस यहाँ से कर लो। लिखने का तरीका भी होना चाहिए आपके दिमाग में, एकदम सेट होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग मेरी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको इस अकॉर्डिंग लिखने की आदत हो, तो ठीक है। तो यहाँ से, क्योंकि वहां देख थोड़ी रहा सोल्यूशन थोड़ी देख रहा आपका, मैं तो थोड़ा बता रहा हूँ, जब थोड़ा सा लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, नहीं तो दिमाग में ही होता है ये सब कुछ। तो ये क्या हो गया 3 से 4 हुआ ना, तो 3 से 4 कितना प्रॉफिट हो गया 1/3 गुणा में 100, तो 33%, 33.33% याद होगा, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए। वैसे मैं बता चुका हूँ आज की वीडियो में भी, आप भी नहीं दे रहे हो तो फिर भाई आप ध्यान कहीं और है आपका। चलिए मैं बताता हूं, देखिए साइमन कमीशन की कब वो आया था 1928 में। देखिए 2-3 चीजें आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, हर बार ये नहीं है कि आसान क्वेश्चन दे देगा कि ठीक है 1928 क्वेश्चन 1928 में साइमन कमीशन आया था, सब बच्चे को पता है,
ठीक है। तो आपको एक दो स्टेप ऊपर रहना ही चाहिए, आपका लेवल ऊपर रखना ही चाहिए, क्योंकि आपकी अगर शिफ्ट मान लो हार्ड आ गई तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है। तो पेपर का कोई पता नहीं है ना, हर बार यार किसी कोई, अब मैं तो बता नहीं सकता कि यार यही पेपर इस लेवल का आएगा, इससे ऊपर आएगा, इससे नीचे आएगा। ठीक है, ये तो पेपर देने वाला ही पता। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लेवल अपना अच्छा रखना ही पड़ेगा हमेशा, चाहे पेपर आसान आए चाहे हार्ड आए। तो थोड़ा सा जान के और जानिए इसके बारे में। ठीक है, तो साइमन कमीशन था ना, ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग बना था पहले तो ये देख लीजिए। तो बाय एक्ट पूछ ले तो एक्ट कौन सा, 1919। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग साइमन कमीशन की स्थापना हुई। और कब अपॉइंट हुआ था, अपॉइंटेड इन नवंबर, अपॉइंटेड कब हुआ, 1927 में, अराइव 1928 में हुआ था। और देखिए कि किस लिए बना था साइमन कमीशन, ये किस लिए बना था, टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का संविधान था, उसकी वर्किंग पे रिपोर्ट करनी थी। पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी ना, इसमें 8 मेंबर थे। देखिए 7 तो मेंबर अलग थे, एक मेंबर कौन था, जो हेड था इनका, कौन था हेड, सर जॉन, ये भी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मेंबर कितने हैं सब कुछ, सर जॉन साइमन। तो इसी के नाम पे ये साइमन कमीशन बना था। ठीक है, ये 8 के मेंबर क्या थे, ब्रिटिश थे, कोई भी इसमें इंडियन नहीं। हमारे लिए रूल बना रहे हो और हमारा ही कोई बंदा नहीं ले रहे, तो यार ये क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो इसके लिए काफी आपको पता है प्रोटेस्ट चले थे। ठीक है, तो अगर और भी डिटेल में देखें तो ये एक डेट और याद रख लो, 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए क्या हुआ था, एक दुखद घटना और हुई थी, जो मैंने बता भी दिया है कि इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ था, सॉन्डर्स ने किसी लाठी का ऑर्डर दे दिया था, तो कैसे लाला जी जो हमारे किसी स्वतंत्र सेनानी थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी लाला जी की। और 1928 में उसी का बदला मैंने बताया HSRA ने लिया था, भगत सिंह वगैरह सुखदेव वगैरह ने, तो उसी के लिए उन्होंने बदला लिया था। तो 1928 में वो साइमन कमीशन के ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, इससे बाहर शायद ही कुछ पूछेगा। ठीक है, और हिस्ट्री को है ना इतना अच्छा कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री को, कि आपको डेट ईयर वाइज पता होना चाहिए कि आपको इस ईयर में क्या हुआ था, ईयर वाइज। जैसे ईयर चलो 1917 चंपारण सत्याग्रह हुई थी, 1918 खेड़ा सत्याग्रह हुई थी। ठीक है, 1919 रॉयल एक्ट आया था, 1919 जलियांवाला बाग। ठीक है, 1920 नॉन कोऑपरेशन कैसे खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1922 चोरी चोरा केस हुआ था, ये 1924 वाला ये हो गया। ठीक है, जो था HRA के बारे में। 1923 में क्या होती, फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी की फाउंडेशन हुई थी। 1924 में बता दिया HSA की हुआ था। ठीक है, ऐसे साइमन कमीशन 28 में आया, HSRA के 28 में 1928 में हुई थी। ठीक, बदरौली सत्याग्रह 1928 में हुई। 1929 सेंट्रल असेंबली किसी बॉम्ब केस हुआ था। ठीक है, ऐसे आपको पूरी एकदम ईयर वाइज याद होना चाहिए, इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, फिर उसके बाद पूरा याद होना चाहिए। जैसे 1929 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, 30 में डांडी मार्च हुआ था, 31 में क्या हुआ था, 31 का क्या और क्या याद रख सकते हैं, हाँ 31 का गांधी इरविन एक्ट, किसी जो पैक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, सेकंड सम्मेलन भी 1931 में हुआ था। ठीक है, और ऐसे, और 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। तो ऐसे आपको ईयर वाइज याद होने चाहिए। एक तो ईयर वाइज आपको मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करते रहा करो दिमाग में। ठीक है, या लिख लो आप, एक कम से कम ये तो लिख ही सकते हो आप, ढूंढ के अपने नोट से जहाँ से भी। ठीक है, वहां से अपने ईयर वाइज लिख लो क्या क्या चीजें हुई थी और उसके बारे में। जैसे अब देखा 1928 साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन आंख बंद कर लो और साइमन कमीशन के बारे में पूरा सोचो क्या क्या हुआ था। जैसे इस बार एक्ट आया 1929 में, अपॉइंटमेंट हुआ 1927 में, 3 फरवरी 1928 में आया था, 8 मेंबर थे, सर जॉन साइमन, इसका कैसे सर सुर लगाना छोड़ो, इनका लॉर्ड लगाते हैं इनके। ठीक है, एक तो पूरे देश पे राज करके फिर अभी भी इनके सर लॉर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इनका साइमन कमीशन आया और फिर उसके बाद ऐसे दिमाग में, पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए पूरी फिगर, ये सारी डिटेल क्रोनोलॉजी। और एक याद करो किसी लीडर का, जैसे मैंने बता दिया भगत सिंह का, आपका पूरा बता दिया। ठीक है, भगत सिंह के बारे में। ऐसे ही मैंने महात्मा गांधी का बता दिया। ऐसे जो मेन आपके लीडर है, उन लीडर की आपको बायोग्राफी याद होनी चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री क्या आपको कोई नहीं छोड़ सकता, फिर आपको नंबर 1 कुछ भी पूछ लो आप अपने आप बता दोगे। ठीक है,
चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थोड़ी सी छोटी वीडियो बन गई पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो शायद आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई ना तो लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना, और थोड़ा कोई सजेशन हो तो आप सजेशन दे सकते हो, ठीक है, वीडियो के बाद में। पर जाने से पहले एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि आप घर बैठे अनअकैडमी के साथ तैयारी कर सकते हैं। और एसएससी का कॉम्पैक्ट आ रहा है क्या 9 जनवरी को, ठीक है, एकदम फ्री होगा। जर्नल और किसी जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के लिए कॉम्पैक्ट होता है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप है। और इसको फ्री में इनरोल करने के लिए हमारा कोड यूज करिए, उमंग UMANG स्टडी। तो यहाँ पे कोई भी गैप है नहीं उमंग स्टडी के बीच में, तो ये कैसे कोड यूज करके आप इनरोल कर सकते हैं फ्री में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और भाई जान लगा दो भाई, पेपर के लिए टाइम नहीं बचा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।